नमस्कार किसान भाइयों, मैं ब्रजेश और आप देख पा रहे हैं गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। मैं अभी हूँ बिहार के समस्तीपुर जिले के कृषि में बहुत ही सुप्रसिद्ध गांव नया नगर में। यहाँ सुधांशु सर को लेके उनके ऑटोमेशन और उनके द्वारा किए गए हॉर्टिकल्चर के कामों को कौन नहीं जानता है बिहार में। उसी गांव में हमारे भाई हैं आशीर्वाद जी। इनका एक अवनी डेयरी फार्म चलता है जिसको टेक्निकली ये दिल्ली से कंट्रोल करते हैं, वहीं पढ़ाई करते हैं और वहाँ से ये टेक्निकली मोरली और साइंस और डाटाबेस के चीज़ों को वहीं से कंट्रोल करते हैं। बाकी यहाँ पे उनके चाचा जी हैं, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे जो यहाँ के डे टू डे एक्टिविटी को देखते हैं। तो आशीर्वाद जी, आपका स्वागत है हमारे गौ ज्ञान विथ ब्रजेश। नमस्कार ब्रजेश जी, और आपके सारे सब्सक्राइबर मित्र जो है उनको भी मेरा प्रणाम। सर थोड़ा सा आप ये बताएं, आप इतना शानदार ऑटोमेटेड डेयरी फार्म चला रहे हैं तो इसके जर्नी को थोड़ा सा हमारे व्यूअर को बताएं। अब ये चीज़ तो आपको पता ही है कि समस्तीपुर और बेगूसराय इसको मिनी पंजाब भी बोला ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे ऐसी बात तो है नहीं जो हम मतलब यहाँ के लोगों को या बच्चों को बूढ़े को पता नहीं है फार्मिंग क्या होता है। यहाँ पे हर किसी को पता ही है। ये चीज़ें तो हमारे दादाजी ही देखते आ रहे हैं। पहले दादाजी करते थे, उसके बाद फिर हमारे चाचा जी देखते हैं। तो चाचा जी पहले से करते थे, बस उसको हम लोगों ने बस साइंटिफिक तरीके से उसको चेंज किया, जिसमें क्या कहाँ क्या करना है या क्या चेंजेस करने हैं। तो उन सब चीज़ों को बस मैं देखता हूँ, और उसके बाद जो भी चीज़ें होती हैं यहाँ की टेक्निकल चीज़ें, वो सारी चीज़ें चाचा जी देखते हैं डे टू डे। और बस टेक्निकल चीज़ें जैसे हो गया ब्रीडिंग पे कैसे काम करना है, या इस पर और मैनेजमेंट कैसे करना है, या हमें फीड में कैसे क्या चाहिए होता है, जिस चीज़ के लिए हम आपसे जुड़े हुए हैं, इन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ। और सारी चीज़ें जो है वो चाचा जी देखते हैं। हमने अपनी डेयरी फार्म की शुरुआत, उससे पहले हमारे घर पे इसको बस फैमिली के तौर पे रखा जाता था। जो दादाजी भैंसे रखते थे, उसके बाद हम चाचा जी गाय रखने लगे, फिर उसके बाद ऐसे नॉर्मल घर के लिए रखा जाता था। लेकिन 2019 के बाद हम लोगों ने इसे कमर्शियली ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। और ये फार्म ये पहले हम घर पे करते थे, और ये जो फार्म है ये हमने इस साल जून में ही इसको रेनोवेट किया और यहाँ पे नया हमने बनवाया है। बड़ा शानदार आपका फार्म है। हम चाहेंगे कि कैमरामैन थोड़ा सा इधर दिखाएंगे कि ये इधर से आके दिखाएंगे कि ये वाटर बॉल बहुत अच्छे तरीके की टेक्नोलॉजी है। बिहार के कम डेयरी फार्मों में लगी हुई है ये टेक्नोलॉजी। तो ये सर आप थोड़ा सा अपने मुंह से बताएंगे। ये देखिए टेक्नोलॉजी है कि गाय इस पे मुंह डालती है तो पानी ऑटोमेटिक आता है, ताज़ा फ्रेश पानी आता है। ये जो ऑटोमेटिक वाटर बॉल है, ये 24 आवर्स पानी इसमें अवेलेबल रहता है, जो हमारे गायों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ऑलमोस्ट 70% वाटर ही रहता है। तो इस चीज़ के लिए हमने फिर सोचा जो इसमें हम क्या किया जाए, क्योंकि अभी हम लोग जिस फेज में हैं, हम लोग लूज हाउसिंग पे जाना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि अभी हमारे यहाँ बारिश थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग लूज हाउसिंग पे गए नहीं। तो हम सोच रहे थे जो इसको हम कैसे करें टैकल। तो इस चीज़ के लिए फिर ब्रजेश जी से बात हुई, तो उन्होंने बताया जो इस चीज़ के लिए आप ऑटोमेटिक वाटर बॉल लगाएं। तो हमने फिर ऑटोमेटिक वाटर बॉल ये जो अभी लगा हुआ है ब्रजेश जी ने ही मित्रों, ये सह्याद्री एग्रोवेट कंपनी का है, जिसका डीलरशिप अपने फार्म एनिवर्स के पास है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बड़ा सस्ता प्रोडक्ट है। आई थिंक 600 या 700 रुपये के आसपास का है। बढ़िया, 1 साल की वारंटी में भी है। एक सर इस टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। मैं पूरे बिहार में जितनी भी डेयरी फार्म में गया हूँ या मेरी खुद की डेयरी फार्म है, हर एक जगह फॉगर जो है लगा हुआ है और वो ऊपर में है। ये आपने अच्छा चीज लगाया है और अलग है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। ये स्प्रिंकलर सिस्टम है जो कि हम मेन हमारा इसको लगाने का पर्पस क्या था, जो ये फॉगर जो है वो मिस्ट बनाता है, जिसके कारण मस्टाइटिस की चांसेस बहुत जाते हैं। वैसे फॉगर का भी काम अलग होता है, जैसे मार्च अप्रैल और मई के टाइम में जब गर्मी ज़्यादा होती है, उस टाइम में उसका ही काम होता है। तो उस टाइम हमने यहाँ पे फार्म बनाया नहीं था, तो हमने यहाँ पे लगाया नहीं। अब जैसे अगली बार आएगा तो अगली बार फिर वो चीज़ आप ही लगाएंगे, वो तो हमें पता है। लेकिन इसका जो मेन काम क्या है, अभी के टाइम में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हुई रहती है और हमें अपने गायों को ठंडा करना रहता है। इसके लिए हमें वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं थोड़े से मोटे चाहिए होते हैं। इसके लिए हम स्प्रिंकलर का यूज़ करते हैं। पूरे दिन में हम लोग 5 बार 6 बार, जैसे हमें लगता है जब गाय हमारी थोड़ी सी हाँफना शुरू कर रही है तो हम उसको चला देते हैं। और एक चीज़ ये भी है, क्योंकि आप पाइप से लगातार उतना वाइबल नहीं है, इतने आपके पास मजदूर नहीं है जो आप वो पूरे दिन आप काम करवा सकें। इस चीज़ के लिए डेयरी फार्म में कितने लीटर तक की मैक्सिमम गाय हैं? जी, अभी हमारे पास मैक्सिमम 35 लीटर तक की गाय है जो मेच्योर काऊ है। और हमारे पास फर्स्ट टाइमर जो है वो हमारे पास इस बार
पिछला जो हमारा टाइम था अक्टूबर का मिल्किंग टाइम मेन जो होता है, अक्टूबर से लेके फरवरी का जो काविंग होता है, काविंग सीजन जो होता है, उसमें हमारे पास तो फर्स्ट टाइमर एबीएस की बच्ची है जो उसने 30 लीटर टॉप मिल्क किया है। और अब और तो हमारे पास इस साल से तो बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो इम्पोर्टेड बच्चियाँ हैं, वो सब आ रही है, वो तो और भी ज़्यादा दूध थोड़ा सा आप बढ़ाएगी। बताएंगे जो आपकी डेयरी में सबसे टॉप मिल्किंग काव है, जी। तो वो कौन सी गाय है? ये जो गाय है ये हमारी सबसे टॉप मिल्किंग गाय है। ये 35 लीटर तक मिल्क करती है। अभी थोड़ा सा बस इसकी हूप में प्रॉब्लम है, तो इसको हमें ठीक करवाना है, इसका हम काम करवाएंगे। ये हमारी टॉप मिल्किंग गाय है। और भी गाय जैसे वो दो जिसके बगल में हम लोग खड़े थे, वो भी सारी 30 प्लस की है। ये हम देख पा रहे हैं कि आपने पूरा पक्का फर्श किया है, तो जी। साथ में आप मैट भी यूज कर रहे हैं। हाँ। तो ये मैट का थोड़ा सा बताएंगे किसान भाइयों को जी। कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। जब आप पक्का कर दे रहे हैं तो मैट का क्या इम्पोर्टेंस है? बड़ा भ्रांतियां हैं, और रबर मैट और फोम मैट को लेके तो बड़ा कंफ्यूजन है। तो आपने दोनों यूज किया है आई जी, थिंक, जी। तो वो थोड़ा सा हमारे युवा साथियों को बताएं। मेन जो क्या है ना, रबर मैट और फोम मैट में अंतर क्या है? फोम मैट जो होता है वो एक तो बहुत कम चलता भी है, और साथ में क्या होता है, आप लगाने के बाद वो फैलना शुरू हो जाता है। तो 6 महीने भी नहीं होते हैं और वो बहुत पतला हो जाता है। वो आता तो मोटा है पर वो तुरंत पतला हो जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से हमारे फार्म पे अभी जो ये सह्याद्री का लगा हुआ है 1 साल से ऊपर हो चुका है, और 1 साल में मेरे ख्याल से कहीं भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और आपने बोला था उसका जो 2 साल का वारंटी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो वो एक्सचेंज भी हो जाएगा। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है जो कोई प्रॉब्लम आने वाला है, क्योंकि अभी तक हमें कोई प्रॉब्लम दिखा ही नहीं है। तो उसके हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेयरी फार्मिंग में सेल्फ सस्टेनेबिलिटी है, चूंकि आप अकाउंट्स भी देखते हैं, टेक्नोलॉजी भी जी। देखते हैं, तो क्या लगता है आपको? आप तो एक झोपड़ी से डेयरी फार्म जी। को उठा के और इस महल में ला दिए हैं, तो आपको क्या लगता है? गायों को टाइल्स लगी हुई है भाई, घर में टाइल्स नहीं है हम किसानों को, आपने गायों को लगाया है। तो और आपने छोटे स्टेज से यहाँ तक लाया है, 2 गायों से 20-30 गायों का डेयरी फार्म बनाया है। तो आप थोड़ा सा हमारे यूथ को बताएं कि क्या कुछ करें कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी आएगी डेयरी फार्म में। जी। बेसिक चीजें क्या करनी है? बेसिक चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ब्रीडिंग हो गया, सेकंड चीज़ क्या है, आप मार्केटिंग पे। फीडिंग तो है ही, फीडिंग अगर आप कराओगे ही नहीं तो फिर तो कितनी भी अच्छी गाय ले आओ, वो कुछ नहीं होने वाला है उसका। बिल्कुल। जैसे अभी हमारे गाय, अभी तो सारी गाय आपको दिख ही रही है, कोई किसी भी गाय में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा होगा, तो मतलब बॉडी से भी कहीं कम हो या मिल्क में कहीं कुछ नहीं है। और दूसरी चीज़ मेन क्या है, जो ब्रीडिंग और साथ में आप उसका प्राइस क्या ले पा रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है हर चीज़। अभी तो हमारा खुद का सेंटर है, जहाँ से हमारा सारा कलेक्शन सेंटर है, वहीं पे हमारा अपना सारा दूध जाता है, हमें अच्छा खासा रेट वहाँ से भी मिल जाता है। और ब्रीडिंग तो हम कर ही रहे हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था, तभी हम लोग अच्छी खासी ब्रीडिंग भी कर रहे हैं साथ में। आप लगभग छोटे स्केल पे ही सही, लेकिन हाँ। सारी टेक्नोलॉजी यूज जी। करते हो। ये मिल्किंग मशीन भी आप भेंसुन का जी। यूज कर रहे हो, और हमको लगता है इसका अब लगभग साल हाँ, के 1 साल के आसपास आसपास हो हो गया गया होगा। है। तो आप थोड़ा सा मिल्किंग मशीन पे भी फोकस डालें। मिल्किंग मशीन का तो मेरे ख्याल से मिल्किंग मशीन तो वेंसन का बेस्ट है हमारे यहाँ के हिसाब से, क्योंकि हमारे यहाँ के हिसाब से वेंसन तो वैसे जर्मनी की कंपनी है, सब चीज़ का बेस्ट ही नहीं है। नहीं, इंडिया अच्छा, बेस्ड कंपनी है ये, नोएडा बेस्ड कंपनी नहीं है। वेंसन मेरे ख्याल, नहीं, अच्छा। वेंसुन नोएडा बेस्ड कंपनी है, अच्छा। और इसका डीलरशिप अपने पास है अच्छा। फार्म एनिवर्स के पास, पूरे बिहार का। ये तो मैं आपको बताऊं, और संदीप रैना साहब इसके ओनर हैं, अच्छा। बिहार सॉरी इंडिया के हैं, दिल्ली बेस्ड के अच्छा, हैं। शायद इसके बारे में मुझे पता नहीं होगा। मेन क्या है, जो वेंसन की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। और मिल्किंग सबसे बड़ा चीज़ तो होता है, आप मिल्किंग पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है। अगर वहाँ पे कुछ भी गड़बड़ी आई तो आपके लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है। मित्रों, ये प्रभा शंकर जी हैं, जो आशीर्वाद जी के चाचा जी हैं। जी। और ये डे टू डे एक्टिविटी पूरा डेयरी में, घास कैसे आएगी, चारा कैसे आएगा, सैलेज कैसे मैनेज होगा, मिल्किंग कैसे होगा, इसको देखते हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आपको भी स्वागत है सर, और जितने भी किसान भाई लोग हैं, पशुपालक हैं, सबको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, मैं आपको बहुत दिनों से रीड कर रहा हूँ, आप अकेले बहुत सारे कामों को हैंडल कर लेते हैं। तो ये मिल्किंग मशीन कितना सहायक हो रहा है जब आप हाथ से दूध निकालते थे और आज, और क्या कुछ परेशानियां भी आ रही हैं क्या? नहीं, परेशानी तो इसमें कुछ नहीं है, जहाँ तक बेनिफिट ही है। पहले हम हाथ से दूध निकालते थे तो उसमें क्या होता था, थनैला जो होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता था। इसमें वो चीज़ नहीं है। दूसरा, हाथ से और इसमें लगभग 3 से 5% की बढ़ोतरी होती है दूध
निकालने में, और समय का बचत सबसे ज़्यादा होता है। आपको डेयरी फार्मिंग में सबसे टिपिकल काम क्या समझ में आती है कि जिस काम का कुछ टेक्नोलॉजी के सहारे निदान नहीं आया है, या ऐसा क्या लगता है कि जो काम हो जाए तो डेयरी फार्मिंग और आसान हो जाए? वो सबसे बड़ा है घास, गाय का हरा चारा। अच्छा। हाँ, तो अब मैं तो देख पा रहा हूँ कि आपने साइलेज का भी अच्छा खासा स्टॉक रखा है, यहाँ भी रखा है और फिर बाहर में भी बाहर रखा है। में। तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि क्या साइलेज मैंडेटरी है या सब्स्टिट्यूट है हरा चारा का? हरा चारा नहीं हो तब साइलेज देंगे या साइलेज देना मैंडेटरी? नहीं, वो तो किसान भाई अपने सोच पे चले, लेकिन हम जो है सो चलते हैं हरा चारा हो या ना हो, बिल्कुल। साइलेज देना है। उससे उससे क्या होता है, दूध की पकड़, गाय स्वस्थ रहती है। हाँ, और बहुत तरह की बात है। आप टेक्निकल पहलू को देखते हैं आशीर्वाद जी, जी। क्या लगता है आपको कि साइलेज मतलब कितना इम्पोर्टेंस रखता है डेयरी फार्मिंग में? बिना साइलेज के मेरे ख्याल से हाई मिल्किंग गाय को आप सस्टेन नहीं कर सकते, Sustain नहीं क्योंकि कर सकते। 25 लीटर 30 लीटर 40 लीटर 50 लीटर की गाय जो होती है, आप तो उसको ड्राई मैटर के साथ कंटेंट जी। देना थोड़ा सा साइलेज के माध्यम से सही बिना रहेगा। साइलेज के नहीं हो तो पाएगा। अभी अपने डेयरी फार्म में बल्क में मैं देख पा रहा हूँ जी। लगभग 10 टन से ऊपर का जी। साइलेज आपने स्टॉक किया है। मेरे तो ये 15 कहाँ से आता है? 15 टन। ये साइलेज का सोर्स क्या है? आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताएं। हाँ, वो चीज़ तो चाचा जी बताएंगे। हमारे बगल में ही है साइलेज का जो बनाते हैं वो। हमारे हमारे गांव के ही हैं जो रहते हैं मंगलगढ़। मंगलगढ़ में। जी। टिकुल जी उनका नाम हुआ। बिल्कुल। वो ही बनाते हैं। अच्छा, अभी ब्रांड वगैरह नहीं दिया है उन्होंने? नहीं नहीं जी नहीं। मित्रों मैं बताऊं, टिकुल जी हैं, ये नया नगर के बगल में मंगलगढ़ जगह है, वहां पे हैं। बड़े अच्छे फार्मर हैं, लगभग 200-250 एकड़ का फार्मिंग है उनका खुद का। तो अपने खेतों में मक्का लगाते हैं और अच्छी गुणवत्ता का साइलेज बनाते हैं। यहाँ लोकली लोग उनका यूज करते हैं, आप भी कर सकते हैं। सर ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो दाना है ये भी डिफरेंट टाइप के ले रहे हैं, और ये हमारे बेगूसराय और बिहार में तो ये परेशानियां हैं कि आप जो है वो दाना अलग अलग, जैसे आपके पास देख पा रहा हूँ कि काफ स्टार्टर भी है, ग्रोअर भी है, ट्रांजिशन भी है, तो और मिल्क मैक्स भी है। तो सर आप बताएंगे थोड़ा हमें कि क्या लगता है आपको दाना में, ये जो आप दाना गौ अमृत यूज कर रहे हैं, जब से कर रहे हैं, हमको लगता है आई थिंक 8-10 महीनों से आप कर रहे हैं। हाँ, कर रहे 10 हैं। महीनों से लगभग कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है? 10 महीने से ही नहीं, मेरे ख्याल से हम ही पहले इसके। हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं किसान मित्रों कि गौ अमृत ब्रांड जब से आदर्श भूसारी बनाई, पहले भूसारी घट्टा और उन चीजें आती थी, लेकिन गौ अमृत ब्रांड के पहले फार्मर ये हैं जो यूज किया इन्होंने, और इन्होंने हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में अपना एक योगदान दिया है। लेकिन आज पहली बार हम इनसे जानना चाहेंगे कि गौ अमृत और बाकी आपका जो 30 साल का अनुभव है, क्या अंतर समझ में आया आपको? पहले जो हम दाना खिलाते थे, इस दाना दोनों में बहुत ही अंतर है। पहले क्या था, जो दाना हम खिलाते थे, जहाँ से भी दाना आता था, क्या बन के आता था क्या नहीं बन के आता था, वो तो हम देखने के लिए जाते नहीं थे। उसमें क्या होता था, रिपीट का ज़्यादा ही हो जाता। अच्छा, पैलेट फीड खिलाते थे। हाँ, ठीक है। ये जब से हम खिलाना स्टार्ट किए, रिपीट का समस्या हमको खत्म हो गया। दूसरा, दूध हाई मिल्किंग की ओर चले गए और स्वस्थ सब गाय रहती है। हाँ, ये खिलाने से हमको बहुत ही फायदा हुआ है। और जितने भी मित्र हैं, हम कहेंगे तो बाहरी चीज़ छोड़ दीजिए, खिलाना। आप मिल्क मैक्स खिलाइए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लोकल फॉर वोकल की बात होगी, और बिल्कुल इस बात को आश्वस्त करती है आदर्श भूसारी फूड प्रोसेसिंग कि बेहतर क्या होगा, उससे ज़्यादा शुद्ध होगा, और शुद्ध नहीं विशुद्ध होगा, और कम से कम प्रोटीन के जो सोर्सेस हैं वो अननेचुरल नहीं होंगे चूँकि मेस फॉर्म में है। और दूसरा चीज़ कि हम लोग मतलब इस विचारधारा और संस्कृति से आते हैं कि कभी भी नॉन वेज सोर्स को फीड में नहीं यूज करते हैं। खैर, अब ये जो आप ग्रोअर और काफ स्टार्टर और ट्रांजिशन फीड जो यूज करते हैं सर, तो इसमें आमतौर पर तो किसान एक ही फीड देते आ रहे हैं सब दिन, एक पशु आहार। तो आशीर्वाद जी आपसे जानना चाहेंगे कि ट्रांजिशन फीड, काफ स्टार्टर और ग्रोअर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीड का क्या इंपोर्टेंस है डेयरी फार्मिंग? मेन क्या होता है, अगर आप एक ही दाना हर एक एज को, हर एक ग्रुप को आप खिला रहे हैं, वो तो उस चीज़ के लिए नहीं होता है। साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो उस चीज़ के लिए वो
नहीं होता है। अगर हम देखें, अब बच्चे को जो दे रहे हैं, बच्चे का खाना अलग होता है, ह्यूमन में भी जैसे होता है वैसे ही इनमें भी है, ह्यूमन में भी वैसे ही है, तो गायों में भी वैसा ही है। बच्चे को कितना % प्रोटीन चाहिए, कितना % फैट चाहिए, जो गाय अभी दूध नहीं दे रही उनको कितना % फैट चाहिए, कितना % प्रोटीन चाहिए। साथ में जैसे ट्रांजिशन फीड है, उसमें क्या क्या सब चीज़ें हैं जो लास्ट के टाइम में हमें नहीं देने हैं, जैसे निगेटिव आयन वाला नहीं देना होता है, क्योंकि वो फिर प्रॉब्लम कर जाता है। साथ में जैसे अगर गाय मिल्किंग पे आ रही है, मिल्किंग के हिसाब से उसको कितना % प्रोटीन चाहिए, उस हिसाब से हर चीज़ों को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आप एक ही दाना हर एक ग्रुप को खिला रहे हैं, तो फिर आप वो सोचें आप वही चावल दाल बना के सबको खिला रहे हैं, एक ही दाना बच्चे को भी खिला रहे हैं, तो फिर वही कुपोषण वाला शिकार हो जाता है, बच्चे में वही हो जाएगा। और जो बच्चा देने वाली गाय है, अगर हम उसको ट्रांजिशन नहीं करेंगे तो फिर वो अपने पीक मिल्क पे आएगी नहीं, क्योंकि उसमें हम अपना गलत इंग्रेडिएंट्स यूज कर देते हैं जिनको नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, अब जब आप फ्रिजियन गाय पाल रहे हैं या हाई मिल्किंग काव पाल रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए कि दादाजी के ज़माने की जो कहानी थी कि एक ही चारा चल रहा है, एक ही दाना चल रहा है। बिल्कुल आप चलाइए। अगर आप इंडिजीनस ब्रीड की गाय पाल रहे हैं, बछौर पाल रहे हैं, गंगा तेरी पाल रहे हैं, तो आप चलाइए। लेकिन आप अगर हाई मिल्किंग फ्रिजियन पे हैं, 40 लीटर दूध लेना चाहते हैं, तो आपको प्रॉपर फीडिंग करना ही पड़ेगा। अब सर थोड़ा सा आपके ग्रीन फॉडर पे फोकस करते हैं। आ जाइए। इतना ढेर सारा ग्रीन फॉडर आपने रख रखा है, तो कितने एकड़ के फार्मिंग के बाद आप इतना जबरदस्त ग्रीन फागर, थोड़ा सा इधर दिखाएंगे, इनका पूरा चैप कटिंग हो रखा है, तो कितने एकड़ के फार्मिंग में आप इतना ग्रीन फॉडर मैनेज कर पाते हैं जी सर? अभी तो इधर आपने दिखाई दिया और साथ में इधर भी दिखा सकते हैं जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल और आया हुआ है हरा चारा। अभी हम लोग 6 से 7 एकड़ हरा चारा लगाते हैं, जिसमें से कुछ पेरेनियल हो गया जैसे नेपियर, और उसके बाद हम लोग फिर सीजनल पे रहते हैं। 1 से 2 एकड़ हम लोग पेरेनियल कितना नेपियर लगाया है आपने? अभी हमने 1.5 एकड़ में लगाया हुआ है। सर अभी मैं महाराष्ट्र से जी। रेड नेपियर लाया है। अच्छा। मैं आपको एक स्टिक दे सकता हूँ, क्योंकि 10 ही स्टिक मेरे पास आया था, और संजोग से मैं आज पूरा दिन विजिट पे रहा तो बांटते हुए आया हूँ किसानों को। रेड नेपियर है, जबरदस्त है। अभी तक जितनी भी वैरायटी हैं उस सब में लेटेस्ट है। मैं वैरायटी का नाम अभी मिस कर रहा हूँ किसान भाइयों, अब मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, और बहुत अच्छी वैरायटी है, मैं उसका एक स्टिक आपको दूंगा। थोड़ा सा आप दाना पे भी आपके पास अच्छा खासा स्टॉक है, तो क्या अगर आसपास के कोई किसान भाई आपके यहाँ से आके ले जाना चाहें अगर, तो क्या ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं आप? हाँ हाँ, उसमें क्या दिक्कत है, अगर हमारे पास अवेलेबल होगा तो हम तो, हमारे पास अवेलेबल क्या होगा, हमारे पास अवेलेबल ही रहता है सर। आज ही गाड़ी आई है, और ये तो हमारा बस 12 या 14 दिन का होता है। सबसे मेन हमारा एक सबसे बड़ा मकसद क्या है, हमें हर 15 दिन में नया दाना मिलता है। बिल्कुल। ऐसी चीज नहीं है जो पैलेट फॉर्म में जैसे आता था तो 1 महीने तो हमारे यहाँ कम से कम हमें 1 महीने का मंगाना पड़ता था, और ऊपर से एक तो क्वालिटी नहीं होती थी। अभी हमारे पास क्या है, हम 10 से 15 दिन में हम इसको नया दाना मंगवाते हैं। सर आप फैक्ट्री से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे वही चीज तो है, अगर हमें जब मन होता है हम जाके देख भी आते हैं क्या कर रहे हैं ब्रजेश जी, किसमें क्या मिलाया है, तो वहां जाके भी हम देख के आते हैं। ऐसी बात नहीं है जो कहीं हमें कोई दिक्कत होती है, और आज तक दिक्कत आई ही नहीं है, तो क्यों ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा। अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जो आप इतने दूर से और इतना माइन्यूट डिसीजन लेते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे यूथ को? क्योंकि आज के डेट में जब से मैं ये गौ ज्ञान विथ ब्रजेश चलाया हूँ, या ऐसे भी मैं बहुत सारे किसानों को ट्रेनिंग के माध्यम से, दुग्ध संघ के माध्यम से, बरौनी डेयरी के विभिन्न सोर्सेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ किसानों के बीच, तो बहुत सारे ऐसे युवा कहते हैं शुरू करना है, कैसे करें, क्या करें, लोन लें, ट्रेनिंग लें। तो मेरा अपना निजी मानना है कि आप शुरू करिए, गाय पालिए, और गाय में सस्टेनेबिलिटी को खोजिए कि कैसे कर सकते हैं। आप पहले ही सारी जानकारी ले लेंगे और फिर बाद में पालेंगे तो वो जानकारी आपको काम नहीं आएगी, मेरा ऐसा निजी मानना है। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे युवा किसान भाइयों को जो अन्य कामों के सिवाय इसमें आना चाहते हैं? जो युवा इस काम में आना चाहते हैं वो आराम से आ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जिसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसा काम है जो मतलब नहीं उन्होंने देखा नहीं है, बस वो इसको साइंटिफिक तरीके से करना नहीं चाहते। जैसे अभी हमारे यहाँ क्या है, जो पुराने तरीके से चला आ रहा है उसी को करना चाहते हैं। अब जमाना बदल चुका है, अब थोड़ा सा साइंटिफिक हो जाइए। अच्छा, गाय पालेंगे फ्रिजियन, हाँ, और वो मेंटेनेंस है देसी वाली, जो बछौर को गंगा तेरी को कर देते। बिल्कुल। अगर आना चाहते हो आराम से आए, थोड़ा सा पहले ट्रेनिंग कर लें, अपना फाइनेंशियल बैकअप देख लें क्या है उनके पास क्या नहीं है, उस हिसाब से प्लान करें। ये नहीं जो मतलब सबसे बड़ी बात क्या होती है, प्लान इतना कर लेते हैं उनके पास बैकअप नहीं होता तो वो फिर फंस जाते हैं आगे जाके। वो स्टेप वाइज करके आए, ट्रेनिंग करें, उसके बाद फिर क्या है, ब्रीडिंग, फीडिंग और मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ तो ही है। सबसे बड़ी बात है अपने दूध का पैसा निकालना सीखें। अगर वो मार्केटिंग करना नहीं आएगा, वो बैठे रहेंगे ऐसे जो मतलब
नहीं बिका तो जैसे घर पे घर के लिए होता है, 2 गाय का दूध नहीं बिका तो घर में हम लोग पहले रहता था, कोई दिक्कत नहीं है, घर में आज कुछ दही हो जाएगा या पनीर हो जाएगा, घर में ही रहेगा बिल्कुल। ठाट वाट। अगर वो इस बिजनेस में आना चाहते तो थोड़ा सा उनको मार्केट में उतरना भी पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय दिया और बड़ा महत्वपूर्ण जानकारी दी हमारे किसान भाइयों को। और किसान भाई, प्रचार एक माध्यम हो सकता है, लेकिन मेरा निजी मकसद है कि आप कितना अवेयर हो सकते हैं डेयरी फार्मिंग को लेके, और गौ ज्ञान विथ ब्रजेश के माध्यम से हम नए चीज, खास करके युवा वर्ग अगर आ रहे हैं तो उसको कैसे अप्रिशिएट करना है, आगे कैसे बढ़े। मैं टीन एज में डेयरी फार्मिंग में आ गया था, 22 साल का उम्र हमारा था, और ऐसे युवा भाई जब आते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं अपना कंपटीटर खोजते रहता हूँ, बड़ा मुश्किल से मिलता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है कि कोई यंग आए और पढ़ाई कर रहा हो या जॉब कर रहा हो, छोड़ के आवे या करते में आवे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत नमस्कार।